नमस्कार दोस्तों, इसी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल फ्लो में आ चुकी है। 13 क्लास हम लोग देख चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था 1857 की क्रांति। उसके बाद हम लोग ने जाने थे प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड वायसराय। सारा हम लोग ने जान लिया। आज हम देखने वाले हैं कांग्रेस का गठन। 1885 में होता है कांग्रेस का गठन। और आज ही क्लास में हम लोग देखेंगे सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी। क्या ये अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था? लाला लाजपत राय ने दी थी सेफ्टी वॉल की थ्योरी। उनका मानना था कि कांग्रेस का गठन एक तरह का अंग्रेजों का षड्यंत्र था। तो जानेंगे पूरा इसको डिटेल में। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। लेक्चर को पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलिए तो अभी शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया था 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की जड़ें हिल गई थी। हमने बोला था ना, उसका रिजल्ट भले ही हम लोग लोकल लेवल पर हार गए थे, युद्ध हार गए थे, हमारे बहुत से जो क्रांतिकारी थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। अंग्रेजों के अंदर एक डर बैठा दिया था कि हमारे अंदर भी एक राष्ट्रवाद है और अगर कहीं हम एकजुट हो गए, जो कमियां थी हमारे अंदर 1857 में, उनको हमने ठीक करके एक बार फिर से कहीं ऐसा कर दिया तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा। इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो देखिए, राष्ट्रवाद में क्या, पहले जैसे हमने 1857 में बताया था, सब लोग अपने अपने लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे। कोई किसान परेशान था, किसान चाह रहे थे भाई हम छूट जाए जो इतना टैक्स ले रहे हैं। राजा चाह रहे थे जो हमारे ये लोग हड़प रखे हैं पूरा राज्य, वो मतलब सबका अपना अपना उद्देश्य था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ये जो मैं था ना, मैं से हम में कन्वर्ट होने लगे थे लोग। अब लोग समझने लगे थे सिर्फ ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा पूरे भारत में हो रहा है और ये अंग्रेज कर रहे हैं। ये था राष्ट्रवाद। इसका क्या क्या वजह थी आगे? जैसे 1857 होता है उसके बाद देखते हैं हम जनरलिज्म आता है। लोग मैगजीन छप रही थी, पेपर छप रहे थे, जर्नल छप रहे थे। उसमें क्या हो रहा था कि एक जगह की न्यूज दूसरी जगह जाती थी। जैसे मान लीजिए बंगाल का कोई न्यूज है, उसको लोग बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। अब देखा कि बंगाल में लोग प्रताड़ित कर रहे हैं अंग्रेज, तो बॉम्बे में लोग पढ़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं यार ये तो सेम यहाँ हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी ऐसे प्रताड़ित करते हैं। बंगाल के किसान जान रहे हैं बॉम्बे में क्या हो रहा है, बॉम्बे के किसान जा रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है, ऐसे पूरे भारत में जान रहे हैं मद्रास में क्या हो रहा है। देख रहे हैं सब जगह अंग्रेज ऐसे ही कर रहे हैं। तो उनको लगने लगा ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सबकी प्रॉब्लम है और इसकी जड़ कौन है? अंग्रेज। तो यहीं से जन्म हो जाता है राष्ट्रवाद का। तो जर्नलिज्म इसमें बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। बुक्स की बात कर लीजिए, बुक्स छपती, मैगजीन छपती, उसमें ऐसे ऐसे आर्टिकल छापे जाते हैं। बहुत लोग उसमें इसमें एक्टिव थे, एक्टिव रोल कर रहे थे, मतलब जागरूक कर रहे थे लोगों को। इसी वजह से छप रही थी, लोगों को जागरूक कर। लोकल लैंग्वेज है, कोई बांग्ला लैंग्वेज छप रही है, कोई इंग्लिश में भी छप रही, उर्दू में भी छप रही, हिंदी में छप रही, सारी लैंग्वेज में छप रही थी और लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इससे लोगों के अंदर यह भावना आने लगी कि अंग्रेज सिर्फ ये मेरे साथ नहीं कर रहे, ये हम सब लोगों के साथ करे, पूरे भारत देश में ऐसा हो रहा है। इससे हम सब लोग एकजुट होने लगे। ट्रेन का इसमें बहुत अच्छा रोल था। ट्रेन में क्या होता था, जैसे आपको पता है, आप ट्रेन में जाते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के, एक ही शहर के सब लोग बैठे, एक ही गांव के लोग बैठे। भाई 2 लोग बंगाल के, 2 लोग उत्तर प्रदेश के, 2 आंध्र प्रदेश के, 2 बॉम्बे के, कई लोग बैठे हैं ट्रेन में। अब ट्रेन में डिस्कशन होता है। ट्रेन में डिस्कस हो रहा है कि भाई हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं ये अंग्रेज, ये हमारे यहाँ इतना लूट रहे हैं, हमारी जमीन इतनी हड़प रहे हैं। तो जब सब लोग आपस में बात करे तो करे अरे आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है, सबके यहाँ ऐसा हो रहा है। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज बहुत ज्यादा सब जगह ऐसा कर रहे हैं और ये अंग्रेज इसकी जड़ है, अंग्रेज के खिलाफ हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो ट्रेन का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे थे उसके बाद, 1857 की क्रांति के बाद, लोगों को जागरूक करने के लिए और बहुत बहुत चीजें कि लोग जागरूक हो और अवेयर होते जाएं। तो इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बता देते हैं। देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनी थी, 1830 में बनती है, तो 1857 से पहले बन गई थी। द्वारका नाथ टैगोर ने बनाया था इसको कलकत्ता में। जमींदारी एसोसिएशन भी इसको बोलते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनता है 1866 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको इनको रटना है कुछ, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, हम लोग एकजुट होने लगे थे और लोग अवेयर होने लगे थे। दादा भाई नौरोजी ने फाइंड की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल इस तरह नहीं रटना, लेकिन आप समझते हुए रटिए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लंदन में बना था उसको दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। ईयर याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे द्वारा बनाया गया। इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में बना 1876 में, भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी जिनको आप जानते हैं। इसमें ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे सिविल रिफॉर्म को लेकर।
आपको पता है जब आईएएस आया था भारत में, सिविल आया था सिविल सर्विस, तो शुरुआत में भारतीयों को बहुत दिक्कत होती थी। इंग्लिश में लैंग्वेज में पेपर होता था, भारतीय तो सेलेक्ट ही नहीं हो पाते थे, बहुत साल तक भारतीय सेलेक्ट ही नहीं हो पाए, करीब 20-30 साल तक। ये पेपर सारे के सारे ब्रिटिश में हुआ करते थे, भारत में होते नहीं। मतलब भारत की सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं और भारत में एग्जाम ही नहीं हो रहा है। तो ये सब रिफॉर्म हुआ है। तो इंडिया एसोसिएशन बनाया था, एस एन बनर्जी ने बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो 1885 से पहले बनते हैं। लेकिन जैसा कि राष्ट्रवाद बन रहा था, लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे थे, तो अब उनको समझ में आने लगा कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो है इनसे काम नहीं चलने वाला, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा जिसकी बात अंग्रेजों को हर हालत में सुननी पड़े। तो इसी के चलते बनता है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखता था और इनके सामने लोग भारतीय अपनी बात रखते थे। इसके तत्कालिक कारण की भी जानकारी ले लेते हैं। 1883 में एक बिल आया था, अल्बर्ट बिल। उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। देखिए विवाद क्या था। अल्बर्ट बिल आया था, इसके तहत यह आया था कि इंडियन जजेस पावर टू डिसाइड द केस ऑफ यूरोपियंस। मतलब यह है कि यूरोपियन कोई केस चल रहा, मान लीजिए कोई भारतीय जज है ब्रिटिश में, तो वो यूरोपियन के केस भी वो डिसाइड कर सकता है, जजमेंट ले सकता है। लेकिन अब भाई वही बात, ब्रिटिशर्स कैसे इसको एक्सेप्ट कर ले? वो तो इंडियन को मानते थे ब्लडी ब्लैक डॉग। भाई इंडियंस की वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि कोई गोरे का रिजल्ट भारतीय दे रहा है, एक भारतीय दे रहा है? तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इस बात में पूरी पार्लियामेंट में अपोज कर दिया गया। जैसे ही ये बिल आया, अपोज होने लगा, तो भाई भारतीयों की तो उतनी पावर भी नहीं थी उस समय, और ये एक्सेप्ट भी हो गया। उनका अपोज ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्सेप्ट हो गया और इस बिल को नेग्लेक्ट कर दिया गया, नल एंड वाइट कर दिया गया। जैसे ये हुआ तब भारतीयों को समझ में आने लगा, भाई ये जो 1858 का लाए थे ना, गुड गवर्नेंस एक्ट, समानता का अधिकार, इक्वलिटी, कोई भेदभाव नहीं हुआ, ये सब ढकोसलेबाजी है। ये ऐसा नहीं करने वाले। जब भी इनके हित की बात आएगी, ये भारतीयों को एक्साइट कर देने वाले हैं। भारतीयों को ये चीज समझ में आने लगी जैसे ही यहां पर हुआ। तो ये इमीडिएट कॉज कहते हैं बना हमारे किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अब क्या करेगी, पिटीशन दायर करेगी, अपनी बात बोलेगी कि आपने ये चीज बोला था, अपने वादे को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो गठन हुआ, इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसका नाम था इंडियन नेशनल कम्युनिटी, और इंडियन नेशनल यूनियन भी कई जगह आपको मिल जाएगा, इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इसका नाम चल के हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसके गठन में कौन कौन था? इसके फाउंडर माने जाते हैं ए.ओ. ह्यूम। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, भारत में ही थे, और इन्होंने गठन किया कांग्रेस का। इन्होंने 1884 में एक, मतलब जब रिटायर हो गए तो कई लोग, जैसे प्री ऑर्गेनाइजेशन ने बताया आपको, बहुत सारे लोग एक्टिव थे इस तरह, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह एक्टिव थे। इन्होंने ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों को लिया जो मतलब जिनकी पावर है, कुछ भारत में लोग सुन रहे हैं, जनता इनकी बात सुन रही है, ऐसे लोगों को इन्होंने बुलाया और एक मीटिंग की। एक कहा कि चलो मीटिंग करते हैं और आपकी बात सुनते हैं। उस समय जो भारत में वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन, और जो ब्रिटिश में पीएम थे उनका नाम था ग्लैडस्टोन। कई बार आता है ये क्वेश्चन, इस वजह से यहां पर हमने मेंशन कर दिया कि 1885 में जिस समय कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। डफरिन नाम आप याद रखिए, डफरिन बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, अधिकतर आता रहता है। और पीएम का क्वेश्चन तो कई बार आता है, गोल्डस्टोन या ग्लैडस्टोन दोनों नाम था इनको, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर आप पीसीएस एग्जाम या हायर लेवल एग्जाम में जा रहे हैं, जैसे यूपीएसआई वगैरह, हायर लेवल एग्जाम में आपको इतने डीप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन्होंने जब एक मीटिंग बुलाई ए.ओ. ह्यूम ने, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट सेशन। जो ये मीटिंग थी उसी को सेशन नाम दे दिया गया। आगे से हर साल ये सेशन होगा, ये बात हो गई। 1885 में ये बॉम्बे में हुआ। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले चेयरमैन बने या प्रेसिडेंट बने, आप कह सकते हैं, अध्यक्ष थे। तो इसमें इन्होंने जो जो बात रखी उसको निर्विरोध सबने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये तो हमारे हित की बात कर रहा है, क्यों ना एकजुट होकर काम किया जाए और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया जाए और हम लोग इस तरह करके अंग्रेजों के सामने बात रखेंगे। तो ये निर्विरोध ये बात सब ने मान ली, जो भी भारतीय थे सब ने मान ली, और इस तरह हमारी बन जाती क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। 1885 में इसका गठन हो जाता है। शुरुआत में 72 मेंबर थे। बॉम्बे में पहली मीटिंग होती, पहला सेशन बॉम्बे में होता है। पहले ये होना था पुणे में, लेकिन उस समय पुणे में कॉलरा, जिसको हैजा बोलते हैं, वो फैला हुआ था, तो इस वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में। एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था वहां पर। क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे जाते हैं एक्चुअली, इसी वजह से हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ाएंगे, साथ में साथ आपको फैक्ट्स भी देते चलेंगे। ये फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं कि पहले ये कहां पर होनी थी मीटिंग, पुणे में होनी थी, लेकिन वहां पर कोलरा यानी हैजा फैला हुआ था, इस वजह से ये मीटिंग कहां शिफ्ट कर दी गई, बॉम्बे में एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था, एक संस्कृत कॉलेज था, वहां पर शिफ्ट कर दी गई। और पहली मीटिंग में कौन थे हमारे प्रेसिडेंट, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो ये तो था एक पहलू जो हमने बताया, क्या, राष्ट्रवाद। पहले स्लाइड से आपको बताया राष्ट्रवाद की बात।
कि इसके तहत आईएनसी का गठन हुआ। लेकिन जैसा कि हमने एक यहां पर लिखा है वाई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, और हमने आपके थंबनेल में भी मेंशन किया सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, आइए इसको ज्यादा जानते हैं। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से पहले जानने से पहले आइए जानते हैं सेफ्टी वॉल्व क्या होता है। हालांकि आपको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं जिसको नहीं पता। देखिए आपने कुकर देखा होगा, कुकर में सीटी के बगल में एक ये छोटा सा वॉल्व लगा रहता है, इसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। सीटी के जस्ट बगल में रहता हो, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। हालांकि आप स्टूडेंट हैं, हमें पता है आप खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, तो आपको नहीं देखा होगा। इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज ये होता है कि मान लीजिए सीटी में कई बार आप धुलते हैं, देखते हैं दाल वगैरह फंस जाती है, सीटी में कुछ फंस जाता है और प्रेशर रिलीज नहीं हो पाता। और जब प्रेशर रिलीज नहीं हो पाता, सीटी नहीं आती है और अंदर प्रेशर बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, तो सेफ्टी वाल्व, सपोज सेफ्टी वाल्व नहीं है, तो क्या होगा? कुकर बम जैसा फटेगा बिल्कुल। ये समझ लीजिए अगल बगल जो है बिल्कुल जान की आफत हो जाएगी, उनकी शायद जान भी जा सकती। तो ये सेफ्टी वाल्व क्या काम करता है? जब ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो ये सेफ्टी वाल्व फट जाता है। ये थोड़ा सा नाजुक होता है एज कंपेयर टू कुकर, और यहां से आपका पूरा ज्वालामुखी जैसे दाल चावल जो भी होगा निकल के एटलीस्ट आपकी जान बच जाती है। तो ये होता है सेफ्टी वाल्व। सेम थ्योरी थी कांग्रेस की, सेम थ्योरी किया अंग्रेजों ने। आपको एक थ्योरी बताते हैं, ये बिल्कुल वैलिड थ्योरी है। जो डफरिन थे उस समय वायसराय थे भारत में, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने कुछ अधिकारियों के भारत में भेजा। और कैसे भेजा? साधु के भेज में। जैसा कि आपको पता है ना, साधुओं की थोड़ा इज्जत है भारत में, अभी भी हम लोग भारतीय संस्कृत हिंदू संस्कृत जानी जाती है। उन्होंने अंग्रेजी लोगों को टकला करके और भगवा वस्त्र पहना के और साधु के वेश में भेजा पूरे कोने कोने भारत के, और बोला पता लगाओ क्या सही में राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है, क्या सही में वापस 1857 जैसा गुस्सा लोगों में फूट रहा है। तो जब वो पूरा सब लोग जगह जगह पर गए और वापस आकर डफरिन को बताया तो कहा हाँ बहुत ही जबरदस्त गुस्सा लोगों के अंदर फूट रहा है, और कहीं ऐसा ही ना हो कि 1857 की क्रांति जैसा एक फिर से क्रांति हो जाए। और चूंकि इस बार राष्ट्रवाद पूरा पनप चुका है, लोग एकजुट हो चुके हैं, इस बार ऐसा नहीं कोई अपने लिए लड़ेगा, इस बार अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ेगा। तो डफरिन को लगा बहुत दिक्कत हो जाएगी, तब तो अंग्रेजों को भागना पड़ जाएगा भारत छोड़ के। तब डफरिन ने, कहते हैं इसी के चलते डफरिन ने A.O. ह्यूम, जो कि एक सिविल सर्वेंट है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, इन्होंने भेजा कि जाइए आप जो फेमस लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के फेमस लोग हैं, जिनकी जनता बात मानती है, जिनके तहत जागरूक होती है, उनको आप एकजुट करिए और इस तरह उनको एज ए सेफ्टी वॉल्व, समझ रहे हैं कि जब लोगों अंदर जो गुस्सा है वो फटने ना पाए बिल्कुल बम बन के, आप कांग्रेस की स्थापना कर दीजिए। कांग्रेस एज ए सेफ्टी वॉल्व काम करेगी। लोग जो गुस्सा है, लोग अपनी बात किसके पास रखेंगे? जाके कांग्रेस के पास रखेंगे जाके, और उससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। और फिर कांग्रेस हमारे सामने बात रखेगी आके, हम कुछ बातें उनकी मान लेंगे, जो होगा, जो नहीं होगा नहीं मानेंगे, कुछ हवाला दे देंगे, कुछ भी बात का बहाना दे देंगे कि नहीं ये चीज नहीं हो सकता, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो इस तरह क्या होगा? जब कोई बात रखने वाले एक मीडियम बना दिया तो ये कांग्रेस एज अ सेफ्टी वॉल्व वर्क करने लगी। तो ये भाई लाला लाजपत राय ने इसका मेन दिया था। भाई लाला लाजपत राय बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत सीनियर थे, तो उनकी जो थ्योरी दी, हालांकि इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं कि इन्होंने ऐसा किया। डफरिन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी उन्होंने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया कि उन्होंने ऐसा काम जानबूझ के किया है, लेकिन लाला लाजपत राय ने यह बात बोली थी, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ दम था इस बात में कि कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व जैसा वर्क कर रही है। लोग जो पूरे भारतीय गुस्सा है एक तरह से अंग्रेज को भगा देते हैं, लेकिन कांग्रेस बीच में आ गई और अब धीरे धीरे लोगों का गुस्सा शांत होने लगा। लोग पिटीशन दायर करने लगे, मतलब जाते थे कांग्रेस के पास, अपनी बात बताते थे कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं। फिर जो कांग्रेस वाले थे वो अंग्रेजों के पास जाते थे और बोलते थे नहीं ऐसा ना करो, पिटीशन दायर करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, एप्लीकेशन लिखते थे, क्वीन तक जाता था एप्लीकेशन, पार्लियामेंट में जाता था। कुछ चीजें मान लेते थे अंग्रेज, कुछ चीजें नहीं मानते थे, और इस तरह लोग काम चल रहा था। तो ये थी सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना कांग्रेस का गठन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, क्या क्या उसके पीछे रीजन चल रहे थे। पहला रीजन जो प्रमुख रीजन था वो हर जगह वैलिड है, रिटन भी है, राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था, और इसी के चलते कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, गठन हुआ। दूसरा था सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी, वो भी हमने बता दिया आपको, एग्जाम में कई बार आती है, तो ये भी हमने इसको पूरा डिस्कस कर दिया। अब कल के लेक्चर में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट सेशन। जैसा कि हमने बताया पहला सेशन होता है बॉम्बे में 1885 में। अब ये इन्होंने तय किया कि हर साल ये मीटिंग करेंगे, उसको इन्होंने सेशन का नाम दिया। हर साल नए नए प्रेसिडेंट बनेंगे और हर साल कोई नया नया मुद्दा उठाएंगे। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट, जैसा कि 50 सेशन होंगे, बनी 50 से ज्यादा हो जाएगा, 1885 लेकर 1947 तक हर साल सेशन होना है, तो मोर देन 50 हो जाएगा। बट
कल के लेक्चर में हम जानेंगे कुछ ऐसे सेशन जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, करीब 20 सेशन होंगे मेरे ख्याल से, जो किस वजह से जाने जा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं सारा हम लोग जानेंगे। ऐसे क्योंकि आप कितना रटेंगे, फैक्ट्स भी अगर हम देंगे आपको तो ज्यादा इजी होगा। आप कैसे फैक्ट, आपको बुक दे देंगे पूरा 1850 से लेकर 1947 तक याद कर डालो तो भाई बहुत मुश्किल होगा यार, इसमें कौन सा पढ़े, कितने प्रेसिडेंट याद रखे, किसका कहां कहां पर याद रखे। तो हम वो आपको बताएंगे कल के लेक्चर में कि किस सेशन में क्या हुआ और कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारा आज के लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।